आखिर कैसे एक तांगा चलाने वाले के लड़के ने अपनी जिंदगी में 11,000 करोड़ की संपत्ति बनाई, जिसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। आखिर क्यों वो 4 बार माननीय विधायक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की असेंबली में बैठता था। वो एक बार माननीय सांसद कैसे बना। देश की न्यूक्लियर डील में एक वोट अतीक अहमद का भी था। आइए जानते हैं अतीक अहमद के क्रिमिनल बनने से लेकर बाहुबली बनने तक की पूरी कहानी। आज का प्रयागराज और उस जमाने का इलाहाबाद गवाह है अतीक अहमद के गुनाहों का। इलाहाबाद के नजदीक कसारी मसारी नाम का एक गांव है, जहां के रहने वाले हाजी फिरोज अहमद तांगा चलाया करते थे। 10 अगस्त 1962 को फिरोज अहमद के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम अतीक रखा गया। अतीक अपने घर में सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसका छोटा भाई अशरफ था, जिसे खालिद अजीम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अतीक की 2 बहनें भी थी। हाजी फिरोज अहमद का परिवार काफी गरीबी में अपने दिन गुजार रहा था। घर के हालात देखकर अतीक अहमद का मन भी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। उसने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की और उसके बाद वो कोयला चुराकर बेचने लगा। एक्चुअली में उसके घर के नजदीक से मालगाड़ी गुजरती थी, जिसमें कोयला लदा होता था। अतीक अहमद इस मालगाड़ी के कोयले को चुराकर बेचा करता था। कोयले की चोरी और बिक्री से उसको जब फायदा होने लगा तो उसने अपने साथ कुछ और लड़कों को भी इस काम में लगा लिया। वो उन लड़कों का लीडर बन गया था। कुछ समय तक उसने अपने एरिया के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट रहे सलीम शेरवानी के बाउंसर के तौर पर भी काम किया। आगे चलकर इसने 10वीं का एग्जाम भी दे दिया, लेकिन पास नहीं हो पाया। इसके बाद यह पूरी तरह से कोयले की चोरी में लगा रहा। जब इसे 10वीं का एग्जाम दिया तब उसकी उम्र 17 साल की थी और साल 1979 इसी साल इसके ऊपर एक हत्या का आरोप लगा। यह हत्या कोयले के बिजनेस को लेकर हुई थी और खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। साल 1979 से लेकर 1983 तक अतीक अहमद ने कोयले का अवैध कारोबार किया और इसके साथ ही अवैध वसूली का काम भी शुरू कर दिया। अभी तक अतीक अहमद जो भी क्राइम कर रहा था वो बड़े ही छोटे मोटे लेवल पर कर रहा था, जबकि उसे एरिया का उस समय का असली डॉन था चंद बाबा, जिसे शौके इलाही के नाम से भी जाना जाता था। चांद बाबा का अपने एरिया में टेरर कुछ ऐसा था कि वो जिस एरिया में रहता था वहां पुलिस नहीं जाती थी। चांद बाबा के ऊपर राजनेताओं का हाथ था और पॉलिटिकल इम्यूनिटी हासिल करके वो वहां के सिस्टम को अपने हिसाब से चलाता था। साल 1988 में उस एरिया में नवरंग सिंह नाम का एक पुलिस अधिकारी आया और उसने चांद बाबा को उसके ही एरिया में घेर कर पकड़ने की कोशिश की। चांद बाबा पुलिस की पकड़ से छूटकर भाग गया, लेकिन उसी दिन शाम को चांद बाबा और उसके आदमियों ने पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लिया और चारों तरफ से गोलियां बरसाने लगे। इतना ही नहीं, उनके पास बम मौजूद थे और वो बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पर हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे। चांद बाबा के बम बनाने का अपना ही स्टाइल था, इसलिए उसे बमबाज भी कहा जाता था। दरअसल चांद बाबा के लोग अपने बैग में बम बनाने का सामान रखा करते थे और ऑन द स्पॉट ही बम को असेंबल करके वहीं पर यूज करते थे। बम बनाने के लिए वो लोग क्रूड का इस्तेमाल किया करते थे। ऑन द स्पॉट बम बनाने और फिर उसे टारगेट पर फेंकने के इस इंसिडेंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरीके का इस्तेमाल चांद बाबा के बाद भी किया गया। एक तरफ जहां चांद बाबा का खौफ अपने चारों तरफ था, वहीं इस एरिया में अतीक अहमद भी अपनी क्राइम कुंडली लिख रहा था। पुलिस एक दिन अतीक अहमद को गिरफ्तार करती है और उसके ऊपर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करती है। इस सिचुएशन में फंसे हुए अतीक की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ पाता। इस मामले में अतीक अहमद ने चांद बाबा से मदद मांगी। चांद बाबा ने अतीक अहमद की न केवल मदद की, बल्कि दिल्ली से अपने सोर्स का इस्तेमाल करके उसे उसी दिन छुड़ा लिया। आपको बता दें कि अतीक अहमद यूपी का वो पहला व्यक्ति था जिसके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई की गई थी। चांद बाबा को लगता था कि ये लड़का तो मेरे काम का है, इसीलिए वो अतीक को अपने साथ रख लेता है। चांद बाबा के साथ रहकर अतीक के क्रिमिनल माइंड की बत्ती भी जल जाती है। चांद बाबा के साथ रहकर वो सबसे पहले क्रूड से बम बनाना सीखता है। इसके बाद हथियारों की तस्करी के साथ साथ अवैध वसूली कैसे की जाती है, इसके भी तौर तरीके सीखता है। चांद बाबा के साथ रहकर वो अपराध करने के हर उस तरीके को समझ लेता है जो चांद बाबा को मालूम थे। लेकिन चांद बाबा अपनी लाइफ को केवल क्रिमिनल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रखना चाहता था। वो छोटा मोटा चुनाव लड़ने के लिए भी कोशिशें करता रहता था। उसे देखकर अतीक के मन में भी चुनाव लड़ने की इच्छा हुई। जब उसने अपने मन की बात चांद बाबा से बताई तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और यहाँ से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। साल 1989 में इस एरिया में इलेक्शन होते हैं, जिसमें अतीक अहमद अपनी ही एक पार्टी बनाकर खड़ा होता है, जबकि चांद बाबा अभी इस एरिया से चुनाव में खड़ा हुआ था। वो अतीक अहमद को इलेक्शन से पीछे हट जाने के लिए धमकी देता है, लेकिन अतीक पीछे हटने की बजाय और डटकर खड़ा हो जाता है।
इस घटनाक्रम को लेकर कई अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और सोशल साइंटिस्ट अभय अवस्थी की माने तो चांद बाबा के खिलाफ जो पार्टी चुनाव लड़ रही थी वो अतीक अहमद को सपोर्ट कर रही थी। इस पूरे चुनाव के दौरान अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच कई बार गैंगवार हुई, लेकिन फाइनली अतीक अहमद ने इस चुनाव को जीत लिया। अतीक अहमद अब उस एरिया से एमएलए बन चुका था। इसके थोड़े समय के बाद चांद बाबा की भी हत्या हो जाती है। चुनाव जीतने के कुछ समय बाद ही अतीक अहमद चांद बाबा के पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को अपने अंडर में ले लेता है। अब अतीक अहमद का गैंग और भी सिस्टमैटिक तरीके से क्राइम करने लगता है। इसके गैंग में सभी जात धर्म के लोग शामिल थे और वो बिना किसी भेदभाव के सबके खिलाफ अपराध किया करते थे। बेसिकली वो अमीरों को लूटते थे, उनके साथ ही क्राइम किया करते थे। साल 1989 से लेकर 2004 तक अतीक अहमद लगातार इस एरिया से विधायक का चुनाव जीतता रहा। उसने बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर इस चुनाव को जीता था। इसका कारण था ट्रिपल एम यानी मैन, मसल्स और मनी। चुनाव जीतने के लिए उसके पास बाहुबल और पैसे की कमी नहीं थी। अतीक अहमद के बारे में यह भी कहा जाता है कि दूसरों की जमीन कब्जा करके उसने काफी पैसा कमाया, लेकिन इसके साथ ही इलेक्शन के टाइम पर यह अपने एरिया के लोगों पर इलेक्शन टैक्स लगा दिया करता था। यानी कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल, हॉस्पिटल और बिजनेसमैन हुआ करते थे, ये सबसे पैसा वसूल किया करता था। लेकिन इसकी क्राइम कुंडली और भी ज्यादा खतरनाक है। चुनाव के टाइम पर यह बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम से भी लोगों से चंदा वसूली किया करता था। वोटिंग के दौरान बूथ कैप्चरिंग करने में यह माहिर था। इसके साथ ही ट्रकों में भरकर लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाता था ताकि अपने पक्ष में वोटिंग करवा सके। इसके एक इशारे पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते थे। साल 1995 में जब समाजवादी पार्टी के लोगों पर मायावती के ऊपर हमला करने का इल्जाम लगा तो इसमें अतीक अहमद का नाम सबसे आगे था। कहते हैं कि इसकी वजह से मायावती को गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद होना पड़ा था। इस कांड के बाद अतीक अहमद का नाम काफी उछलने लगा। हर पार्टी से अपने साथ रखना चाहती थी ताकि पॉलिटिकल माइलेज ले सके। साल 2004 में फूलपुर एरिया से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अतीक अहमद लोकसभा का चुनाव जीत गया। अब वो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इसी एरिया से चुनाव लड़ चुके थे और इसके बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। अतीक अहमद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद उनकी विधायकी की सीट खाली हो गई थी। अक्टूबर 2004 में इसी सीट पर बाई इलेक्शन की घोषणा हुई और अतीक अहमद ने यहां से अपने भाई को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने इसी क्षेत्र से राजू पाल को अपना उम्मीदवार बनाया था। जब इलेक्शन हुए तो राजू पाल 4000 वोटों से चुनाव जीत गए। इस बात को अतीक अहमद सहन नहीं कर पा रहा था। राजू पाल भी अपनी एरिया का जाना माना चेहरा था। उसके भी कई माफिया से संबंध थे। इसके साथ ही उस पर अनीश पहलवान की हत्या का आरोप भी था। हालांकि आप अदालत में प्रूफ नहीं हो पाया। अक्टूबर 2004 में राजू पाल ने चुनाव जीता था और नवंबर 2004 में उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है, लेकिन वो बाल बच जाता है। इसी तरीके का एक हमला दिसंबर 2004 में फिर होता है, लेकिन इस बार भी राजू पाल बच गया। इसके बाद 16 जनवरी 2005 को राजू पाल पूजा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। अपनी शादी के 9 दिन बाद 26 जनवरी 2005 को राजू पाल 2 गाड़ियों में अपने साथियों के साथ दोपहर को रिपब्लिक डे सेरेमनी के लिए जाता है। कहा जाता है कि उस समय उसके साथ उसके फ्रेंड एडवोकेट उमेश पाल भी मौजूद थे। अचानक बीच बाजार में करीब 20 से 25 हमलावर राजू पाल की दोनों गाड़ियों को घेर लेते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस समय राजू पाल को भी गोलियां लग गई थीं और उसके साथी उसे एक टेम्पो में शिफ्ट करते हैं और अस्पताल की तरफ ले जाते हैं। सभी हमलावर अस्पताल तक पहुंचाते हैं, वहां भी बम और बंदूक से हमला करते हैं। फाइनली राजू पाल की मौत हो जाती है। उसे 19 गोलियां लगी थी। एक सिटिंग एमएलए की दिन दहाड़े हत्या से लोगों में गुस्सा भर जाता है और वो प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। एसपी से नीचे के रैंक के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल, अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाती है। इसके बाद फिर इस एरिया से बाई इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में राजू पाल के स्थान पर उसकी पत्नी पूजा पाल चुनाव में खड़ी होती है, जबकि अतीक अहमद एक बार फिर अपने भाई अशरफ को चुनाव में उतारता है। इस बार चुनाव में अशरफ की जीत होती है। कुल मिलाकर टाइम और सिस्टम दोनों ही अतीक अहमद के फेवर में थे। उसका भाई उस एरिया से एमएलए था, वो खुद एमपी था और सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एक तरफ अतीक अहमद हत्या, लूट, अवैध वसूली जैसे काम किया करता था, दूसरी तरफ वो लोगों के लिए भलाई के काम भी करता था। किसी की शादी करवानी है, उसमें दहेज की व्यवस्था करनी है, पैसों की व्यवस्था करनी है, तो वो अतीक के जिम्मे था। 2 भाइयों के बीच में अगर जमीन का विवाद है तो वो उसे निपटा देता था। कुल मिलाकर वो अपना एक सेपरेट जुडिशियल सिस्टम चलाता था जिसमें सैकड़ों लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे।
साल 2007 तक अतीक अहमद का दबदबा और जलवा दोनों रहा। 13 मई 2007 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। अब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आई। इस दौर में मायावती मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने एक बार फिर राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया। पूजा पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया और अब वो एमएलए बन गई। सरकार बदलने से जहां अतीक अहमद की हवा खराब हो गई, वहीं उसके सताए हुए लोग अब सामने आने लगे। खुद राजू पाल के दोस्त उमेश पाल सामने आए। उन्होंने पुलिस के पास आकर बयान दिया कि राजू पाल हत्याकांड मामले में साल 2006 में अतीक अहमद ने उन्हें किडनैप करके जबरदस्ती दबाव बनाया था ताकि वो अपना बयान बदल ले। उमेश पाल किडनैपिंग का मामला दर्ज होने के बाद से ही अतीक यूपी से गायब हो गया, क्योंकि उसे डर था कि यूपी पुलिस मायावती के इशारे पर उसे पकड़कर उसका एनकाउंटर कर देगी। इसलिए वो दिल्ली में रहने लगा और साल 2008 में दिल्ली में ही उसने सरेंडर भी किया। ये वो टाइम था जब हमारे देश की सरकार अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करने जा रही थी, जिसका विरोध विपक्ष में बैठे लोग कर रहे थे। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि संसद में वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान अगर माननीय सांसदों का फैसला डील के पक्ष में आया तो ये डील साइन कर दी जाएगी, वरना नहीं। इस मामले में कांग्रेस के पास 228 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट था। उसे 44 मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत थी, तो उसने समाजवादी पार्टी से सपोर्ट मांगा। जिस दिन वोटिंग होनी थी उसी दिन दिल्ली की जेल से 6 लोग निकालकर सीधा संसद भवन पहुंचाए गए। उनमें से एक अतीक अहमद भी था और उसने भी इस मामले में वोटिंग की थी। संसद की कार्रवाई में ये भी एक रिकॉर्ड है जब किसी व्यक्ति ने जेल से आकर संसद की कार्रवाई में हिस्सा लिया। जब अतीक और उसके साथियों को वोटिंग के लिए लाया गया तो उन्होंने न्यूक्लियर डील के फेवर में वोट करने की बजाय उनके खिलाफ वोट किया। ये बात जब सामने आई तो समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद और बाकी सभी एमएलए को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अतीक अहमद पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, मगर एक भी मामले में अदालत से सजा नहीं मिली थी। इसके पीछे कारण था कि उसके खिलाफ किसी भी मामले का कोई गवाह कभी सामने आया ही नहीं था। वो या तो गवाह मुकर जाता था या फिर उसकी मौत हो जाती थी। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले अतीक अहमद के साथ चलते थे उसे हथकड़ी लगाकर साथ में रखते थे। वो भी अपनी नेम प्लेट छुपाकर अपनी जेब में रख लेते थे ताकि कहीं अतीक अहमद को उनका नाम न पता चल जाए। एक क्या दो नहीं, पूरे 10 जजों ने अतीक अहमद के केस को सुनने से ही मना कर दिया था। फाइनली अतीक के खिलाफ कोई मामला प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए वो चुनाव लड़ सकता था। साल 2009 और 2012 के दोनों ही इलेक्शन में अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें उसकी हार हुई। 2014 के इलेक्शन के दौरान मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच इस बात को लेकर बहस हुई कि अतीक को टिकट दिया जाए या नहीं। फाइनली मुलायम सिंह यादव के कहने पर अतीक अहमद को टिकट मिल गई। हालांकि 2014 का इलेक्शन भी वो हार गया। इसके बाद भी अतीक अहमद लोगों के मामले सुनने, उनका निपटारा करने में एक्टिव रहता था। साल 2016 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत सैम हिग्निबोटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की परीक्षा में 2 लोग चीटिंग कर रहे थे। वहां मौजूद स्टाफ ने इन दोनों को पकड़ा और एग्जाम से बाहर कर दिया। ये लोग सीधा अतीक अहमद के पास पहुंचे। अतीक अहमद ने सारी बातें सुनी, फिर वो बहुत सारे लोगों को लेकर सीधा परीक्षा हॉल में पहुंच गया। वहां उसने टीचर के साथ मारपीट की। इस मामले का वीडियो काफी वायरल हुआ था। इसकी वजह से अतीक अहमद को फरवरी 2017 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 19 मार्च 2017 में यूपी में योगी जी की सरकार आ गई, लेकिन इसके बावजूद अतीक अहमद जेल में रहकर अपने काले कारनामे कर रहा था। साल 2018 में अतीक के आदमी एक व्यापारी मोहित जायसवाल को लखनऊ से उठाते हैं, फिर उसे देवरिया जेल ले जाते हैं, जहां अतीक अहमद पहले से मौजूद था। अतीक अपने लोगों से मोहित जायसवाल की पिटाई करवाता है और उससे जबरदस्ती उसकी फैक्ट्री के पेपर पर साइन करवा लेता है। इस मामले में पुलिस और जेल स्टाफ की भी मिलीभगत रहती है। मोहित जायसवाल जब बाहर आता है तो वो इस मामले की पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता है और कहता है कि अतीक अहमद ने जबरदस्ती उसकी फैक्ट्री के पेपर पर साइन करवाए हैं। ये मामला जब सामने आया तो लोगों को समझ में आ गया कि जेल में भी अतीक अहमद को रोकना संभव नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इधर राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही थी। उमेश पाल ने इस मामले में कई बार अपने बयान बदले, इसलिए सीबीआई ने उसे विटनेस नहीं बनाया। यानी कानूनी तौर पर उमेश पाल से अतीक को कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी 24 फरवरी साल 2023 को जब उमेश पाल कोर्ट से अपने घर की तरफ आ रहा था, उसी समय उनके ऊपर घर के नजदीक ही हमला हो गया, जिसमें उमेश पाल और उनके गनर की मौत हो जाती है। उमेश पाल की मां जया पाल इस मामले में आई विटनेस रहती हैं और वो पुलिस में जाकर ये बयान देती हैं कि उनकी भी जान को खतरा है। उनको भी धमकी मिली है। अपने बेटे की हत्या के खिलाफ वो पुलिस में नामजद रिपोर्ट लिखवाती हैं, जिनमें अतीक अहमद, उसकी पत्नी, उसके भाई और उसके 2 बेटों के साथ साथ 6 और लोगों का नाम शामिल रहता है।
इस मामले में यूपी की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। दिन दहाड़े गोलियां चली थीं। पुलिस को इसकी सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जिसमें पुलिस 7 लोगों को आइडेंटिफाई करती है, जिसमें अतीक का बेटा असद, उसका ड्राइवर अरबाज, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान, गुलाम, अरमान और साहिल के नाम होते हैं। पुलिस पूरी ताकत के साथ इन लोगों की तलाश शुरू कर देती है। इस मामले में 27 फरवरी 2023 को इलाहाबाद के नेहरू पार्क के पास ड्राइवर अरबाज के साथ पुलिस का एनकाउंटर हो जाता है, जिसमें अरबाज की मौत हो जाती है। उसके बाद 6 मार्च 2023 को पुलिस उस्मान को मार गिराती है। 28 मार्च को अतीक अहमद के खिलाफ उमेश पाल किडनैपिंग मामले में उम्र कैद की सजा का ऐलान होता है। यह मामला पहला था जिसमें अतीक अहमद को सजा हुई। बाहुबली इसी को कहते हैं जो जुर्म करने के बाद अदालत में उसे साबित ही न होने दे। इस मामले की सुनवाई के लिए अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। 13 अप्रैल 2023 को यूपी के झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम को भी पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है। जो कभी दूसरों की जान लेने में एक सेकंड भी नहीं सोचता था, आज उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। उसका कहना था कि उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। अभी की बीवी ने भी सीएम योगी को इसी बात को लेकर चिट्ठी लिखी थी। ये घटना 15 अप्रैल 2023 की है, जब कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अतीक अहमद को प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन से मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। अतीक के साथ उसका भाई अशरफ भी मौजूद था। पुलिस की गाड़ी से उतरने के बाद पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ अस्पताल की तरफ बढ़ रहे थे। मीडिया का जमावाड़ा चारों तरफ था। इसी बीच मीडिया कर्मियों के बीच से ही 3 लोग अचानक सामने आए और उन्होंने अतीक अहमद अशरफ के सिर से सटाकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों ढेर हो गई। मीडिया के सामने हुए इस हत्याकांड से पूरा देश हैरान रह गया। लवलेश तिवारी, मोहित और अरुण मौर्य नाम के ये तीनों नौजवान इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे। ये तीनों काफी गरीब फैमिली बैकग्राउंड से थे, लेकिन इन्हें इस हत्याकांड के लिए किसने सपोर्ट किया, इन तमाम मामलों की पुलिस जांच कर रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।